कि 2005 जनवरी से लेकर के अब तक पहले प्रधान और 4 बार विधायक जिताया। पार्टी हाईकमान ने मुझे बहुत मौके दिए। एक दिन भी मुझे ऐसा आभास नहीं हो रहा है राजनीति में, जब से मैं 2005 से आया हूं, कि कभी मुझे किंचित मात्र भी ये महसूस हुआ हो कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी 90 देश यात्राएं, विदेशों की यात्राएं करी है, लेकिन एक दिन भी आकर के हमारे मीडिया को कभी नहीं कहा कि मेरा ये अचीवमेंट है, इस देश के लिए मैं ये करके आया हूं। पता नहीं कितने वादे किए थे, लेकिन आज वो सारे वादे हवा हवाई हो गए हैं। एक भी वादा मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, किसी बीजेपी के नेता ने कभी नहीं कहा होगा कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। जनता परेशान है, 200 से ज्यादा अतिवृष्टि में लोग मर गए, फसलें बर्बाद हो गई, आए दिन अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कि बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता। और यहाँ तो कहते हैं कि एक काम की एक जगह नहीं 3 जगह पर्ची कट रही है। मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता आशीर्वाद देती है, मेरी पार्टी की बड़ी मेहरबानी है कि 2005 जनवरी से लेकर के अब तक पहले प्रधान और 4 बार विधायक जिताया। पार्टी हाईकमान ने मुझे बहुत मौके दिए। प्रधान, एमएलए, जिला कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चीफ व्हिप, शिक्षा मंत्री, अनगिनत मौके दिए। मैं समझता हूं कि मेरा धर्म बनता है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, उस कांग्रेस पार्टी के लिए मैं जी जान से, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ में सबको साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाऊं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के विश्वास के ऊपर खरा उतरूं। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको राजनीति में आने के बाद में सभी वरिष्ठ नेताओं का सहयोग और आशीर्वाद मिला, हमेशा सकारात्मक सहयोग मिला। एक दिन भी मुझे ऐसा आभास नहीं हो रहा है राजनीति में, जब से मैं 2005 से आया हूं, कि कभी मुझे किंचित मात्र भी ये महसूस हुआ हो कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। हमेशा सभी नेताओं का, कहने को कोई कुछ भी कहें, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी के साथ में आज जन्म दिवस के ऊपर कह रहा हूं कि मुझे तमाम छोटे बड़े नेता, पार्टी हाईकमान, नीचे के वर्कर, कार्यकर्ता, सबका सहयोग मिला। और इसी से आज 5 साल मुझे जुलाई में हो गए थे। पार्टी हाईकमान ने विश्वास व्यक्त कर रखा है और मैं संगठन को मजबूत कर रहा हूं। आज भी मैंने मेरे जो जन्म दिवस है उसको संगठन के नाम समर्पित करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़, जो हमारा एआईसीसी का अभियान है, उसी के तहत जो तमाम लोग मुझे शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई देने के लिए आए थे, मेरे प्रति जिनका प्यार था, वो आशीर्वाद देने के लिए आए, तो हमने उन सभी से आग्रह किया था कि इस अभियान के अंदर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जो हमें हस्ताक्षर अभियान दे रखा है, उसमें सहयोग करें। मेरे को जो रिपोर्ट मिली है मेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से, पहले 7200 थे, फिर 7800 के लगभग हस्ताक्षर हुए हैं। और काफी लोग, जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो ही हस्ताक्षर करते हैं। बाकी ऐसे अनगिनत लोग भी हैं जो किन्हीं कारणों से हस्ताक्षर भी नहीं किया, लेकिन काफी आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं समझता हूं कि मैं दिन रात लग करके इस संगठन को, सबको साथ लेकर के मजबूत करूं। और ये जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, दोनों सरकारों ने लोगों को ठगा है। पहला चुनाव मोदी जी झूठे जुमले और वादे करके जीत गए। दूसरा चुनाव मोदी जी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके जीत गए।
और तीसरा चुनाव मोदी जी वोट चोरी के आधार पर जीत गए। आज पूरे देश और दुनिया में हमारी विदेश नीति फेल है, हमारी आर्थिक नीति फेल है, हमारी किसान नीति फेल है। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें कर रहे थे। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी 90 देश यात्राएं, विदेशों की यात्राएं करी है, लेकिन एक दिन भी आकर के हमारे मीडिया को कभी नहीं कहा कि मेरा ये अचीवमेंट है, इस देश के लिए मैं ये करके आया हूं। मैं समझता हूं कि यहां पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और किसी बीजेपी के नेता ने कभी नहीं कहा होगा कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। सबने, मोदी जी ने कहा कि आप मोदी की तरफ देखो, 10 रुपए पेट्रोल के कम कर दूंगा, डीजल के कम कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, यहां पर बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, और पता नहीं कितने वादे किए थे। लेकिन आज वो सारे वादे हवा हवाई हो गए हैं। एक भी वादा मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। जीएसटी का पहले बढ़ाया, 10 साल लूटा, और अब जब बिहार का चुनाव आया और खुद का शासन डगमगाने लगा, कुर्सी डगमगाने लगी, सिंहासन डगमगाने लगा, तब जाकर के उन्होंने देखा कि अब एंटी इनकम्बेंसी होगी। लोग समझ गए कि ये तो केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो ये जीएसटी का तुरुप का इक्का उन्होंने समझ करके फेंका। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि इस जीएसटी की कमी की कारण से एक भी गरीब को किसी भी उसकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में उसको कोई सस्ती नहीं मिल रही है सामान, कोई उसकी आमदनी में बचत नहीं हुई है। तो ऐसे में, और यहां पर केवल दिल्ली से, बीजेपी से जो पर्चियां आ जाती है, एक पेड़ मां के नाम लगाओ, ये करो, वो करो, मोदी जी का सेवा पखवाड़ा मनाओ, हफ्ता मनाओ, दूसरे कोई इस तरीके के अभियान देते हैं जिससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान है। 200 से ज्यादा अतिवृष्टि में लोग मर गए, फसलें बर्बाद हो गई, आए दिन अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से आज मेरे जन्म दिवस पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उठ खड़े होइए, कांग्रेस का साथ दीजिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों के दुख दर्द में भागीदार बनिए, और इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और दिल्ली में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस लें, क्योंकि हर वर्ग परेशान है, लोग परेशान हैं, लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। आज इस राजस्थान में दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि ये काम हो सकता है, जायज काम है, और इस मंत्री से, मुख्यमंत्री से या सीएमओ से ये काम हो सकता है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आलम है कि बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता। और यहां तो कहते हैं कि एक काम की एक जगह नहीं, 3 जगह पर्ची कट रही है। एक जगह कटने के बाद में पता लगता है कि सक्षम स्तर पे आपने पर्ची नहीं कटाई, तो फिर दूसरे स्तर पे कटाते हैं, और फिर पता लगता है कि सक्षम स्तर पे नहीं कटाई, और वो सक्षम स्तर, मैं समझता हूं कि तीसरी जगह जो पर्ची कटती है उनका सरकार में कोई भी चुनाव जीता हुआ व्यक्ति नहीं है, पर्दे के पीछे सरकार चलाते हैं। आप समझ सकते हो कि मेरा सीधा सीधा इशारा आरएसएस की तरफ है। वहां भी पर्चियां कटती हैं। अभी ताजा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 5000 प्रिंसिपल के ट्रांसफर हुए, 800 की लिस्ट पहली फेज में बनी थी, 800 के बाद में सीएमओ में वो लिस्ट आई, 1100 की वो लिस्ट बनी, फिर वो लिस्ट आरएसएस के यहां गई, 1700-1800 की बनी, फिर वो लिस्ट सीएमओ में आई, फिर वो 3500 की बनी, फिर वो अधिकारियों के हत्थे चढ़ी और दलालों की हत्थे चढ़ी, और 4500 ट्रांसफर हुए
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारी भ्रष्टाचार की भेंट वो लिस्ट चढ़ी है। आप सब इस बात के गवाह हैं। जनवरी और फरवरी में सभी विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से नाम लिए गए थे। जनवरी से पर्ची कटना चालू हुई और आप देख सकते हैं कि सितंबर में आखिरी में आकर के वो लिस्ट आउट हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होके भी वो किस मुंह से दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और किस तरीके से वो अपनी वाई अपनी पीठ थपथपा रहे, मेरे समझ से परे है। लेकिन आज हम सब राजनीति में रहने वाले लोग हैं, लोगों की सेवा करने का संकल्प लेकर के राजनीति में आए हैं, तो मैं और मेरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यही संकल्प लेंगे कि जनता के बीच में उसके दुख दर्द में भागीदार बनेंगे, इनकी नाकामियों को उजागर करेंगे, सड़क हो, सदन हो, और आने वाले पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में जो एमएलए और एमपी से पहले आएंगे, उसमें इनको इनकी औकात बताएंगे कि आप टाल सकते हो चुनाव, लेकिन जिस दिन भी चुनाव होगा आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जनता, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इनकी कार्यशैली से खुश नहीं हैं। इसलिए राजनीति में रहने वाले व्यक्ति का जन्मदिन या जन्म पूरा सार्वजनिक जीवन होता है और सबके लिए होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं पूरे समर्पण के साथ में मेरी पार्टी की मजबूती के लिए सब लोगों को, छोटे बड़े 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के इस पार्टी को मजबूत करूंगा और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे। सर, कल राजस्थान अदालत में घटना घटित हुई, उसको लेकर देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि पूरी 11 साल से तो मोदी जी सभी विश्वविद्यालयों में, सब में, और भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, बैकडोर एंट्री से आरएसएस के लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई दूसरे हो, बिना कोई आरएसएस की सहमति के एक भी व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी में नहीं लग सकता। ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जैसी संस्था में भी आरएसएस के विचार थोपने के लिए वहां पर वो कौन सा कार्यक्रम बताया, शस्त्र पूजा। अब बताओ, ये कोई बात होती है? शस्त्र पूजा क्या होती है? शस्त्र पूजा क्या होती है? किस लिए शस्त्र चाहिए तुमको? हम महात्मा गांधी जी के पुजारी हैं, हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हमको शस्त्र क्यों चाहिए? हम तो अहिंसा से काम कराना चाहते हैं। तो ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, एक तरफ तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने की बातें करते हैं, आदम बहुत बड़ी मूर्ति लगाते हैं, और जिस सरदार पटेल साहब ने इस आरएसएस को बैन किया, आज भी बैन ये यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकते हैं? और फिर बच्चों के साथ किस प्रकार से पीटा, मुकदमे दर्ज कराए, हथियार लेकर के, खुद तलवार और लाठियां भाले लेकर के, और बच्चों के पीछे दौड़े मारने के लिए। एक तो घायल हो गया, बहुत गंभीर रूप से घायल है। ये कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? कहां इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? आपको शस्त्र पूजा के लिए इस प्रदेश में जनता ने वोट दिया था क्या? आप अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, आपने बहुत भवन बना लिए बड़े बड़े, वहां पर कीजिए। मैं समझता हूं कि पहली बार इस तरीके से किया। लेकिन भाई साहब, जहां कंट्रोल कुछ नहीं होता है, जब मुख्यमंत्री खुद आरएसएस की विचारधारा का हो और उसके ऊपर वाले जो बड़े आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो अगर यहाँ बैठे हों, तो उनकी क्या औकात है कि वो ये कह दे कि साहब लैंड रोड बिगड़ सकता है, आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है, गलत परंपरा डाल रहे हैं। इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में अगर कोई अन्याय करेगा तो वो तो करेंगे ना। गिरफ्तारी तो इनके पास तो एजेंसियों का दुरुपयोग ही है, हथियार, इसके अलावा तो इनके पास है नहीं।
मैं तो कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी आपने किस कानून से, किस हिसाब से राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम कराया। फिर सेक्रेटरीट में भी होगा, कल परसों होगा। जब यूनिवर्सिटी में हो सकता है तो सेक्रेटरीट में, सीएमआर में क्यों नहीं हो सकता, सीएमओ में क्यों नहीं हो सकता। तो ये गलत बात है। यहां पर पूरे प्रदेश में सब धर्मों को मानने वाले विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। आप ले जाकर के जबरदस्ती उनमें आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हो, इसको आरएसएस का अखाड़ा बनाना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर के राहुल गांधी ने बात रखी थी, इसको लेकर के अब फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार हो गई, लेकिन हुआ वही जो राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये दो तरीके से वोट चोरी करते हैं। एक वोट चोरी है कि चुनाव के समय चुनाव आयोग के अधिकारियों को अपने पक्ष में लेकर के और वोट फर्जी जोड़ते हैं। वोटर लिस्ट जिस दिन वोटिंग होती है उसके 24 घंटे पहले आती है, किसी को पता नहीं चलता है, और वो फर्जी वोट डाल करके चुनाव जीत जाते हैं, जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं। दूसरा तरीका इन्होंने एसआईआर के माध्यम से जो कांग्रेस के या बीजेपी को नहीं देने वाले वोट हैं, उनको कैसे भी एसआईआर से काट दो और वो वोट जुड़े ही नहीं। उससे पहले अब आप देखिए ना, रिजल्ट कितने दिन पहले दिया और 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा। इतने दिन में कहां से इतने लाख वोट, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है। वो जिस दिन वोट देने आएगा उसको पता चलेगा कि तेरा वोट ही गायब है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान का उल्लंघन है, संविधान की हत्या है। मैं समझता हूं कि जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देश की जनता बिहार में भी देगी और दूसरी जगह भी देगी। सर, जन्मदिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष का बधाई संदेश आपको लाया क्या है? जन्मदिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष का बधाई मुख्यमंत्री जी का आ गया, मुख्यमंत्री जी का आ गया, राजेंद्र जी राठौड़ साहब का आ गया, और मैं तो फोन पिकअप नहीं कर पाया। विधानसभा अध्यक्ष का आया क्या? विधानसभा अध्यक्ष तो हम सब के लिए आदरणीय हैं, उम्र में वो बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं। कार्यशैली का विरोध है, तो अगर यही रहेगी तो विरोध रहेगा, चाहे वो जन्मदिन का आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी नहीं है, हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी केवल उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। क्या लगता है, वोट चोरी राजस्थान में भी हो सकती है या हुई है कभी? हम तो बीएलए बना चुके बीजेपी से पहले, नहीं करने देंगे, मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। अगर ऐसे कोई डाटा अगर निकल के आते हैं तो आप नहीं, लोकसभा में तो हुई है ना, उसका तो हाइड्रोजन बम आएगा थोड़े दिन में, राहुल गांधी जी बताएंगे अब सबको। हाइड्रोजन बम में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान भी एक प्रदेश है। कौन सी सीट कैसे क्या है वो हमारे पार्टी हाईकमान करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का भी समाचार मिला है कि वो अस्वस्थ हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। मैं उनके स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। हम सबको उनका मार्गदर्शन लंबे समय तक मिलता रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूं। निश्चित रूप से खड़गे साहब ने जब से अध्यक्ष बने हैं तब से जिस बेबाकी के साथ में जिस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए उन्होंने दिन रात इस उम्र में भी मेहनत की है, उनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्द स्वस्थ होकर के हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा और कार्य करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।